नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक द मैथ्स में। दोस्त आज जो है शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट। बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट होगा ये हमारा एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए और ग्रुप डी के लिए। ठीक है मेरे भाई, तो इसमें बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन हम लोगों ने लिए हैं। ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलने ही मिलने हैं, चाहे आप एनटीपीसी सीबीटी 2 देने जाएंगे या फिर ग्रुप डी का एग्जाम देने जाएंगे। ठीक है दोस्त, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, इनके सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझना है हमको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्त पहला क्वेश्चन कह रहा है खाद्य तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई है। उसी बजट को बनाए रखने के लिए एक परिवार को अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। दोस्त वो कह रहा है कि खाद्य की कीमत है, जो कीमत है दोस्त उसमें 25% की वृद्धि होगी। यानी कि हमने मान लिया कि अगर पहले 100 था तो उसकी कीमत कितनी हो गई है 125। ठीक है दोस्त, यानी कि किस रेशियो में बढ़ गई है, ये हमारा 4:5 में कीमत बढ़ गई। ठीक है दोस्त, कीमत जो बढ़ गई है वो हमारी किसने 4 से 5 के रेशियो में हो गई है। तो जो हमको खपत कम करनी पड़ेगी वो किस रेशियो में कम करनी पड़ेगी 5:4 के रेशियो में। ठीक है दोस्त, तभी तो हमारा जो बजट है वो सेम रहेगा। यानी कि अगर आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर सपोज 5 रुपये किलो चीनी मिल रही है, ठीक है मेरे भाई, अगर सब पहले देख लीजिए, अगर 4 रुपये किलो कोई चीज़ मिल रही है, चीनी 4 रुपये किलो मिल रही है, तो हमको पहले कितनी लगती थी 5 किलो। ठीक है, यानी कि महीने का खर्च, एक महीने में 5 किलो चीनी लगती थी, तो महीने का कितना खर्च आता था 4 रुपये के हिसाब से 5 किलो चीनी का कितना हो गया 20 रुपये। ठीक है मेरे भाई, बाद में उसने बोला कि चीनी, अगर हमने मान लिया कि चीनी का रेट अगर बढ़ गया, सपोज 4 से बढ़ के 5 हो गया, ठीक है मेरे भाई, तो अब हमको 20 रुपये में कितनी चीनी खरीद सकते हैं, अब 20 रुपये में 4 केजी खरीद पाएंगे। यानी कि हमको पहले चीनी 4 किलो खरीद रहे थे, अब सॉरी पहले 5 किलो खरीद रहे थे, अब कितना खरीद पा रहे हैं 4 किलो। ठीक है मेरे भाई, तो अगर रेट का रेशियो हमारा 4 से 5 हो रहा है, तो जो हमारी खपत है, ठीक है दोस्त, उसको 5 से 4 में करनी पड़ेगी, तभी जो हमारा बजट है वो सेम रहेगा, उतना ही रहेगा। ठीक है मेरे भाई, बजट में कोई मतलब डिफरेंस नहीं होगा। तो दोस्त यहाँ पे अगर उसने रेट हमारा 4 से 5 हो गया, तो हमको जो है खपत क्या करनी पड़ेगी 5 से 4 करनी पड़ेगी, तभी हमारा बजट बराबर रहेगा। यानी कि 5 में से अगर पहले 5 होती थी तो अब हमको 4 करनी पड़ेगी, यानी कितनी, एक की कमी करनी पड़ेगी। 1/5 का मतलब कितना दोस्त 20%। ठीक है मेरे भाई, 1/5 यानी कि अगर 1/5 में 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 20 ही आएगा। ठीक है मेरे भाई, या तो अगर आपको डायरेक्ट पता है तो 1/5 का मतलब होता है 20%। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर कहीं पे भी आपको दिखे तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन देखना है और टिक मारना, आगे बढ़ जाना है। ठीक है मेरे भाई, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करा है किसी बाहरी बिंदु P से एक स्पर्श रेखा PQ केंद्र O वाले वृत्त पर खींची जाती है। कोई केंद्र O वाला वृत्त है, ये सर्कल है, ठीक है, इसका कोई बाहरी बिंदु P है, तो यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींची गई। ठीक है दोस्त, इसको ध्यान से समझिएगा, खींची जाती है। इसके बाद कह रहा है जो वृत्त को बिंदु Q पर स्पर्श करती है, जहाँ पे स्पर्श करती है वो पॉइंट हमारा Q हो जाता है। ठीक है भाई, इसके बाद कह रहा है Q पर स्पर्श करती है यदि केंद्र से P की दूरी 13 सेंटीमीटर हो। ये जो हमारा सेंटर है, ठीक है, इससे P की जो डिस्टेंस बता रहा है दोस्त वो 13 सेंटीमीटर बता रहा है। ठीक है दोस्त, तो इसके बाद क्या कह रहा है हमारा, तो स्पर्श रेखा PQ की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या बतानी है। ये इसकी लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, स्पर्श रेखा PQ और केंद्र की दूरी हमारी 13 सेंटीमीटर, और ये रेडियस हमने मान लिया R। ठीक है भाई, तो आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट कि जो स्पर्श रेखा होती है, जो हमारी टेंजेंट होती है, वो सर्कल पे 90 डिग्री का कोण, सर्कल पे हमारे जो रेडियस के साथ कितने का कोण बनाती है दोस्त 90 डिग्री का। ठीक है मेरे भाई, इतना तो लगभग सब लोग जानते होंगे थ्योरम। ठीक है, तो ये बहुत सी बेसिक सी थ्योरम है। तो दोस्त इसमें कुछ नहीं करना होता हमको, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये आधार, ये कर्ण, ये लंब। ठीक है दोस्त, तो इसमें पाइथागोरस अगर प्रमेय लगाएंगे तो ये हमारा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, R स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। वैसे अगर आपको ट्रिपलेट है हमने, तो आपको पता होना चाहिए कि 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, इसका मतलब R की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी दोस्त 5। ठीक है भाई, तो कुछ नहीं करना था, क्वेश्चन आपको देखना था, टिक मारना था, आगे बढ़ जाना था। ठीक है मेरे भाई, तो ये होती है प्रैक्टिस। अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, अगर आपको जो है सारी चीज़ें पता है, कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट है, तो आप क्वेश्चन को देखेंगे 5 सेकंड में टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। हालांकि सब क्वेश्चन ऐसे नहीं होते, जो हमारे मतलब
लगभग 80 to 90% क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 80% तो आप कह ही सकते हैं कि क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन पे ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होता, ज़्यादा पेन उठाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है मेरे भाई, ज़्यादातर क्वेश्चन आप देखेंगे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कैलकुलेशन करेंगे, इसके बाद जो आगे बढ़ जाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनमें ज़्यादा टाइम हमको देना ही पड़ेगा क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। ठीक है मेरे भाई, उन पर कैलकुलेशन भी होता है, कॉन्सेप्ट भी होता है, सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए उनको टाइम देना बनता है। तो ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन को हम देख के उड़ा देंगे। ठीक है मेरे भाई, जो उड़ाने लायक है लेकिन उसको तो उड़ाएंगे ही ना, तो वो तभी उड़ा पाएंगे जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा और कैलकुलेशन ठीक ठाक रहेगी। ठीक है दोस्त, तो ये सब क्वेश्चन हमारे उड़ाने वाले ही होते हैं, इनमें पूरी पेन उठाने की जरूरत नहीं है। इन सब क्वेश्चन में जब आप टाइम बचाएंगे तभी अदर क्वेश्चन को टाइम दे पाएंगे जो हमारे कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्त शुरू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। cos 10, cos 30, cos 50, cos 70, cos 90। क्वेश्चन है हमारा cos 10 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 50 डिग्री, cos 70 डिग्री इंटू cos 90 डिग्री। इसकी वैल्यू बताना है दोस्त, कुछ नहीं करना है, इसको आप देख के ही आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे cos 90 दे दिया है। ठीक है, और ये क्या होता है हमारा 0। ठीक है दोस्त, sin 91 और cos 90 0, यानी कि सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो भी आएगी हमारी इंटू 0 बराबर 0। ठीक है दोस्त, क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 0। आपको देखना था, क्वेश्चन में केवल नज़र मारना है, टिक मारना है और आगे बढ़ जाना है। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। कह रहा है 3 टाइम 1 माइनस 2x स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड बाय दिया है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है दोस्त, अब देखिए यहाँ पे हमारा माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स दिया है। ठीक है दोस्त, और हमको पता है 1 इक्वल टू क्या होता है हमारा, 1 को क्या लिखते हैं हम, साइन स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर थीटा जो भी हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है दोस्त 1। ये तो लगभग सभी लोग जानते होंगे, यानी कि यहाँ पे थीटा की जगह क्या दे दिया एक्स, यानी कि 1 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स माइनस का ये 2 साइन स्क्वायर एक्स ऑलरेडी दिया है। ठीक है दोस्त, और नीचे हमारा क्या दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये साइन स्क्वायर एक्स 1 है और ये माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स में एक साइन स्क्वायर एक्स मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा, तो दोस्त क्या बचेगा, ये माइनस का 1 साइन स्क्वायर एक्स बच जाएगा। ठीक है दोस्त, क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर, और यही ऊपर है यही नीचे है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या आ जाएगा आंसर हमारा 3। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पी प्लस क्यू की वैल्यू दिया है 7 और पी क्यू की वैल्यू दी है 5, तो कह रहा है कि पी क्यू प्लस क्यू क्यू का मान बताना है। दोस्त पी प्लस क्यू की वैल्यू दे दी है 7 और पी इंटू क्यू इक्वल टू दिया हुआ है 5, तो हमको बताना है पी क्यूब प्लस क्यू का क्यूब इक्वल टू क्या होगा हमारा। ठीक है दोस्त, इसको ध्यान से देखिए, हमको पता है पी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, पी प्लस पी क्यूब बाहर और अंदर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस का पी क्यूब। ठीक है दोस्त, लेकिन हमको पता है कि यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू हमको नहीं पता है, तो इसका एक दूसरा फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, इसको हम पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर और माइनस 3pq, इसको ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, वही चीज़ होती है हमारी। ठीक है मेरे भाई, अब इसको इस फॉर्म में क्यों लिखे, क्योंकि हमको p प्लस क्यू की वैल्यू ही पता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर नहीं पता है, तो ये क्या करना था, डायरेक्ट हमको यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना था। ये हमारा 7 है, अंदर 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 और माइनस पी क्यू कितना है हमारा 5, तो 5 दिए 15। ठीक है दोस्त, ये कितना हो जाएगा हमारा 34 इंटू 7, तो ये 34 इंटू 7 ये कितना हो जाएगा 7 चौका 28 और 7 त्रिका 21 2 यानी 238। ठीक है मेरे भाई, तो ये सब क्वेश्चन आप देखेंगे, टिक मारेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सोल्यूशन में आपको 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगना, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए।
ठीक है मेरे भाई, यानी कि फार्मूले आपको पता होना चाहिए। अब डायरेक्ट जो है ये लाइन लिखेंगे, ठीक है, ये लिखना भी नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट ये वाली लाइन लिखेंगे और उसके बाद डायरेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या कह रहा है दोस्त, दो स्टेशनों ए और बीच की दूरी 575 किलोमीटर है। एक ट्रेन ए से 3 बजे 3 PM पर प्रस्थान करती है और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से स्टेशन बी की ओर बढ़ती है। ठीक है दोस्त, फिर कह रहा है एक दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से 3:30 PM पर चलती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से स्टेशन ए की ओर बढ़ती है। स्टेशन ए से कितनी दूरी पर ये ट्रेनें मिलेंगी। दोस्त इसको ध्यान से समझिएगा, दो ट्रेनें दी हुई हैं, ये ए है हमारी और ये बी है। ठीक है, जो पहली वाली ट्रेन चल रही है वो हमारी 3 बजे चल रही है, ये 3 PM पे चल रही है। ठीक है दोस्त, और ये इधर की ओर चल रही है और ये इधर चल रही है 3:30 PM पे। ठीक है मेरे भाई, एक दूसरे की ओर चल रही हैं। और इसकी जो स्पीड दे दी है दोस्त, पहली वाली ट्रेन की दी दी है कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी दी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, और स्टेशन के बीच की दूरी, स्टेशनों के बीच की दूरी दे दी गई है हमारी 575 किलोमीटर। ठीक है दोस्त, अब देखिए इसको ध्यान से, इसका एक ही कॉन्सेप्ट होता है, जब एक मतलब एक ही तरफ ट्रेनें चलें, कोई वाहन एक ही तरफ चलें, तो दोस्त वो जो कब मिलेंगे, जब मिलेंगे वो जो 20 की डिस्टेंस कवर की जाती है वो दोनों की स्पीड के सम से कवर की जाती है। ठीक है, और अगर विपरीत दिशा में चलें, ठीक है, अगर एक ही दिशा में चलें, ये भी सपोज ये इधर जा रहा था, ये भी इधर जा रहा था, तो जो डिस्टेंस कवर करते हैं वो किस स्पीड से कवर करते हैं, दोनों की स्पीड का डिफरेंस, यानी कि दोनों की चालों के अंतर से कवर करते हैं। अगर एक ही दिशा में चलें तो दोनों के चालों का अंतर लेना होता है, और अगर विपरीत दिशा में चलें तो क्या लेना होता है, योग लेना होता है, सम लेना होता है। ठीक है दोस्त, तो देखिए लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत इस बात की फंस रही है कि जो पहली वाली ट्रेन है वो 3 बजे चली है और दूसरी वाली 3:30 बजे, यानी कि पहली वाली ट्रेन आधे घंटे पहले चल गई है। तो जब आधे घंटे पहले चली है, यानी कि आधे घंटे में कुछ डिस्टेंस कवर कर ली होगी, तो कितना कवर कर ली होगी, 50 की स्पीड से जा रही है, यानी 1 घंटे में 50 किलोमीटर जा रही, तो आधे घंटे में कितना जाएगी दोस्त, 25 किलोमीटर। ठीक है मेरे भाई, यानी कि 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर ली ए ने, यहाँ पहुँच गई। अब डिस्टेंस बची कितनी, 575 थी, 25 कवर हो गई, यानी बची कितनी, 550, इतनी डिस्टेंस बची। अब ट्रेन ये वाली यहाँ पे आ गई है, अब ये भी चल दी। जब ये ट्रेन यहाँ पे आ गई ए वाली, तो अब उस समय बी वाली भी चल दी इधर। ठीक है दोस्त, अब ये 3:30 बज गई, आधे घंटे, ये 3 बजे चली थी, अब ये आधे घंटे में यहाँ पहुँच गई, 3:30 बज गया। अब 3:30 बजे ट्रेन तो ये भी चल रही है, अब दोनों जो है एक दूसरे की ओर दोनों ट्रेनें चलना शुरू कर दी। अब डिस्टेंस कितनी बची है, 550 किलोमीटर। तो जो टाइम लगेगा हमारा वो कितना टाइम लगेगा, पूछा क्या इसमें दोस्त, कह रहा है ए से कितनी दूरी पर ये ट्रेनें एक दूसरे से मिलेंगी। सबसे पहले हमको टाइम ही निकालना पड़ेगा, कितनी देर में मिल रही है, उसके बाद तो जो है निकालेंगे टाइम डिस्टेंस। तो दोस्त ये हमारा एक दूसरे से कब मिलेंगे, कितने टाइम बाद मिलेंगे, तो टाइम इक्वल टू हमारा क्या होता है दोस्त, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि डिस्टेंस हमारी कितनी है 550 और स्पीड कितनी हो जाएगी 50 और 60 110। ठीक है दोस्त, यानी कि 5 घंटे का, 5 घंटे बाद ये ट्रेनें आपस में मिलेंगी। ठीक है दोस्त, 5 घंटे में जो है एक दूसरे से मिल जाएंगी। अब 5 घंटे में ये वाली ट्रेन कितनी डिस्टेंस, चाहे इसको ले ले चाहे इसको ले लें, किसी को आप ले सकते हैं। ठीक है दोस्त, इसमें पूछा है कि स्टेशन ए से कितनी दूरी पर, ए से पूछ रहा है ना, तो इसी को ले लेते हैं। ठीक है दोस्त, अब ये जो है 50 की स्पीड से चल रही है और 5 घंटे में कितना चलेगी, 50 पंचे 250। ठीक है, यानी कि यहाँ से इसके आगे फिर से कितना चली गई है 250, 250, 25 ये थी डिस्टेंस और 250 और चली गई जहाँ पे मिल रही है, तो कितना हो गया दोस्त 275। यानी कि ए से जो दूरी आएगी दोस्त वो कितनी हो जाएगी हमारी 275 किलोमीटर। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है मेरे भाई, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर आएगा तो ज़्यादा 10 सेकंड या 15 सेकंड, इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। ठीक है दोस्त, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है एक कार डीलर ने 1,08,500 में एक पुरानी कार खरीदी और उसकी मरम्मत पर कुछ राशि खर्च की। कार को खरीदा है 1,08,500 रुपये में। ठीक है दोस्त, यानी कि ये CP है, क्या है, कार का क्रय मूल्य CP है। ठीक है,
इतने में खरीदा, इसके बाद पुरानी कार खरीदा, इसके बाद कह रहा है उसकी मरम्मत पर कुछ राशि खर्च की, उसने इसे 1,56,250 रुपये में बेच दिया। ठीक है, कुछ मान लीजिए हमने कि उसके जो है मरम्मत में, रिपेयरिंग में उसने x रुपये खर्च किए। ठीक है, और इसके बाद इसको बेचा किस में, SP हमारा कितना दे रखा है, 1,56,000, 1,56,250 रुपये में। ठीक है दोस्त, इतने रुपए में इसको बेच दिया। हालांकि ये सारी चीज़ें आपको ये सब ऐसे सीरियस लिखना नहीं होता एग्जाम में। ठीक है मेरे भाई, आपको केवल समझना होता है क्वेश्चन क्या है, ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए कह रहा है बेच दिया, फिर कह रहा है जिससे उसे 25% का लाभ हुआ, तो कार की मरम्मत पर उसने कितना खर्च किया। दोस्त ये जो वैल्यू दी है SP, ठीक है, ये CP को 25% बढ़ाने पे ये लाभ, मतलब 25% का लाभ हो रहा है, यानी कि लाभ और हानि हमारा CP भी होता है, यानी क्रय मूल्य से 25% ये अधिक है। ये तो उसका CP था, इतने में उसने खरीदा था। ठीक है, लेकिन कुछ मरम्मत पे भी खर्च किया x रुपये, तो जो CP आएगा दोस्त उसका वो कितना हो जाएगा, ये इसको मिला के, x को मिला के ओरिजिनल जो CP बनेगा, इतने का खरीदा और इतना रुपए उसमें खर्च किया, तो उसका जो ओरिजिनल CP बनेगा हमारा कितना बनेगा, 1,08,500 रुपये और प्लस x जो मरम्मत वाला। ठीक है, हमको मरम्मत वाला नहीं पता कि उसने मरम्मत पे कितना पैसा खर्च किया है। ठीक है, तो उसका ओरिजिनल CP क्या बन जाएगा, इतना बन जाएगा। ठीक है दोस्त, कोई भी चीज़, जैसे आपने सपोज आपने मान लिया कोई बाइक खरीदा, 10,000 में कोई बाइक खरीदा, उसके बाद उसको 5,000 रुपये उसमें उसको ठीक करवाने में लगाया, कुछ कमी थी उसको सही करवाया, तो आपको कितनी की पड़ गई बाइक, 15,000 की पड़ गई ना। तो सेम वही तरीके से उसने इतने में खरीदा 1,08,500 रुपये में, और कुछ मरम्मत में उसको सही करवाया, x रुपये मिला के सही करवाया। यहाँ पे हमको पता नहीं कि उससे कितना रुपये खर्च किया सही करवाने में। ठीक है, बस उसने इतना बता दिया कि जब उसने बेचा, इतने में बेचा, तो उसको जो है 25% का प्रॉफिट हो गया। यानी कि ये जो वैल्यू दी है दोस्त, ये 25% CP का 125% है, CP का, ये CP का हमारा कितना है, 125% है। ठीक है मेरे भाई, CP का 125%, ये कितना दिया है हमारा, 1,56,250 रुपये। यानी कि जब ये वैल्यू इधर जाएगी हमारी, तो ये इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4/5 हो जाएगा। ठीक है, 4/5 कैसे, ये हमारा इधर 125/100 है, इसको 5/4 लिख सकते हैं। ठीक है, उधर जाएगा तो 4/5 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारा 5 3 15, और ये हमारा कितना है 6, 5 1 5, 5 दूरी 10, 5 25, यानी कि 31,250 रुपये और इंटू 4, यानी कि जो CP आएगा हमारा कितना आएगा दोस्त, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा 30,000 बन के 1,20,000, इसके बाद 1,250 हमारा कितना बनेगा, 25 और 50 5,000। ठीक है, तो ये हमारा 1,25,000। ठीक है दोस्त, कितना बन गया, 1,25,000। ठीक है मेरे भाई, 1,25,000 रुपये जो है उसका टोटल CP आया था, और उसने खरीदा कितने में था, 1,08,500 रुपये में। यानी जो भी उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा है वो क्या है, मरम्मत में इस पर खर्च किया है इसने, तो कितना खर्च किया है इसको घटा देंगे। ठीक है दोस्त, ये कितना है, ये 0,05, ये 14 में 8 गया 6, और यहाँ 1, यानी कि 16,500 रुपये उसने किस पे खर्च कर दी, मरम्मत पे। ठीक है मेरे भाई, इसमें पूछा क्या है, मरम्मत में कितना धन खर्च हुआ, तो यही 16,500 रुपये। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ये सारी की सारी चीज़ें आपको लिखना नहीं होता एग्जाम में, केवल और केवल ये वैल्यू लिखना। आपको डायरेक्ट कितना लिखना था, डायरेक्ट आपको ये लिखना था, ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसको कहीं पे भी आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट आपको ये लाइन लिखनी थी। ठीक है मेरे भाई, ये लाइन आपको डायरेक्ट लिखनी थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कैलकुलेशन कर देना था बस। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है किसी वर्गाकार भूखंड का परिमाप 35 मीटर और 15 मीटर की भुजाओं वाले एक आयताकार भूखंड के परिमाप के बराबर है। आयताकार भूखंड यानी कि आयत का परिमाप हमारा क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई को ऐड करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे लंबाई दे दी है 35, चौड़ाई दे दी है 15, 35 और 15 हमारा होगा 50, और 50 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, यानी कि आयत का जो परिमाप आया हमारा वो 100 मीटर आ गया। और इसमें यहाँ पे दिया हुआ कि किसी वर्गाकार भूखंड का जो परिमाप इस आयत के परिमाप के बराबर है। ठीक है, यानी कि वर्गाकार भूखंड का भी जो परिमाप है वो भी कितना है हमारा 100 है। ठीक है दोस्त, इसको मैं थोड़ा ओरली आपको करके बता दे रहा हूँ, ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी। हर एक चीज़ आप लिख के ही करेंगे तो इससे आपका स्पीड नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है मेरे भाई, तो इसको आपको ध्यान से समझना है, लैंग्वेज को समझना है, कैसे आपको ओरली जो है जल्दी से करना है क्वेश्चन को एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये पता चल गया कि वर्ग का जो
क्या बोलते हैं परिमाप आया वो हमारा 100 आ गया। यानी कि अगर वर्ग का परिमाप 100 है तो यानी वर्ग का परिमाप हमारा क्या चारों साइड बराबर होती है, यानी कि 4a। ठीक है मेरे भाई, चारों साइड्स को जब ऐड करेंगे ए करके तो क्या हो जाएगा 4a। 4a की वैल्यू अगर 100 दी है तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, यानी कि प्रत्येक भुजा 25-25 होगी वर्ग की, तभी तो चारों भुजा मिलकर 100 बनाएंगी। ठीक है मेरे भाई, तो हमको वर्ग की साइड पता चल गई 25 मीटर। इसके बाद अब पूछ क्या रहा है, तो वर्गाकार भूखंड की भुजा की लंबाई पूछ रहा है, यानी कि इसको कुछ नहीं करना, आपको क्वेश्चन देखना ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 सेकंड, बस इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगना चाहिए। 5 सेकंड का भी टाइम अगर मैं कहूँ तो इसमें ज़्यादा है आपके लिए। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन पढ़ने की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करने की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन पढ़ने में जो टाइम लगेगा वो अलग की बात है। ठीक है दोस्त, मैं सॉल्विंग की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करने में जो टाइम आपको लगेगा उसकी बात कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 4 सेकंड, 3 से 4 सेकंड। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद करता हूँ सोल्यूशन आपको समझ में अगर नहीं आ रहा है तो फिर भी मैं करके बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि कोई वर्गाकार पार्क है। ठीक है, हमने मान लिया कि ये वर्गाकार ये भूखंड है। ठीक है दोस्त, ये वर्गाकार भूखंड दिया हुआ है। ठीक है, और फिर उसके बाद दिया हुआ है कि 35 मीटर और 15 मीटर भुजाओं वाले एक आयताकार भूखंड के परिमाप के बराबर। जो दूसरा भूखंड है ये पहला वाला हो गया और ये दूसरा हो गया। ठीक है दोस्त, तो ये जो वर्गाकार वाला है, ठीक है, इसका जो परिमाप है चारों साइड का परिमाप वो इसके बराबर है, इसके परिमाप के। इसकी एक लंबाई 35 दी है और चौड़ाई 15 दी है, इसका परिमाप कितना आ जाएगा, ये भी 35 35 35 और 15 15। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो 15 15 30 और 35 35 70, यानी कि इसका परिमाप कितना आ गया दोस्त 100। तो यानी कि इसका भी कितना होगा 100। तो अब अगर इसका 100 है तो 100 वर्ग का तो चारों साइड बराबर होती है, यानी कि सारी की सारी 25 25 होंगी। ठीक है मेरे भाई, 25 25 होंगी, तभी तो वर्ग का परिमाप हमारा 100 आएगा। तो यही पूछा है कि वर्ग की साइड कितनी होगी, तो भुजा कितनी हो जाएगी वो हमारी 25 मीटर। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद करता हूँ सोल्यूशन समझ में आया होगा आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है कि एक सेल फोन का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया गया है और उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई है, तो प्रतिशत लाभ बताना है। एक सेल फोन का जो है कीमत हमने मान लिया कि उसका जो है अंकित मूल्य सीपी कितना था 100 था, 100 से कितना एसपी 100 था, उसको कितना अंकित किया गया सेल फोन का मूल्य उसके क्रय मूल्य से। सीपी हमारा हमने माना कि 100 था, अब इसके क्रय मूल्य से उसको 25% एक्स्ट्रा अंकित किया गया, 20% एक्स्ट्रा अंकित किया गया। तो एमपी कितना हो जाएगा, एमपी हमारा होता है अंकित मूल्य। ठीक है दोस्त, इसको 20% बढ़ाएंगे यानी कि कितना हो जाएगा 120। ठीक है मेरे भाई, उसने सीपी था 100 और एमपी कितना कर दिया उसने 120। 100 रुपये की चीज़ को उसने 120 रुपये लिख दिया। ठीक है, अब कह रहा है इस पर छूट दे दिया उसने कितना 10% का, 10% का छूट दे दिया। अगर इस पर 10% की छूट दे देगा तो मतलब ये कितना बचेगा 90%, यानी कि 0.9। ठीक है दोस्त, तो एमपी में से अगर उसने 10% छूट दे दी तो एसपी की अगर बात करें अलग लिख देते हैं, उसी में कंफ्यूज हो जाएंगे वरना। अगर एसपी की बात करें जो बेच रहा है, जिस पे बेच रहा है, इतना तो उसने बढ़ाया, इसके बाद उस पर कुछ डिस्काउंट भी दे रहा है, कह रहा है थोड़ी सी छूट दे देंगे आपको, बढ़ा दिया उसके बाद कह रहा है थोड़ी सी छूट भी दे देंगे। तो छूट देगा तो ये 120 इंटू 10% की छूट दे रहा है इंटू 10% का मतलब 0.9। ठीक है दोस्त, ऐसे भी आप समझ सकते हैं 10% छूट दे दी तो 90% बचा, यानी कि 90/100। ठीक है, तो इसका मतलब वही होता 0.9। ठीक है, 0 0 कैंसिल कर देंगे। अब ये पॉइंट से ये 0 से हमारे पॉइंट चला जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो 12 नहीं है, कितना हो जाएगा 108, यानी कि एसपी हमको पता चल गया कितना आ गया 108 रुपये। सीपी 100 है और एसपी 108 रुपये है, तो दोस्त कितने का फायदा हो रहा है, 100 की चीज़ को 108 रुपये में बेच रहा है, मतलब 8 रुपये का फायदा हो रहा है। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ सोल्यूशन समझ में आया होगा आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, वह सबसे बड़ा अंक क्या है जिसे संख्या 11,090 इसके बाद स्टार लगा हुआ है, वो संख्या वहाँ पे जो है गायब है, इंटू 6 में से स्टार के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाए ताकि ये संख्या 9 से विभाज्य हो जाए। ठीक है मेरे भाई, संख्या दी हुई है हमारी, नंबर दी हुई है 1190, इसके बाद यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, कोई संख्या दी हुई है और ये 6। ठीक है भाई, इसको कह रहा है कि स्टार के स्थान पर क्या कौन सा नंबर रखा जाए ताकि ये संख्या हमारी किससे 9 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है दोस्त, तो हमको पता है कि 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है हमारा, क्या होता है नंबर्स का जो सम है
वो हमारा किससे 9 से विभाजित होना चाहिए, तभी तो ये सब पूरा नंबर हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो अगर इसको ऐड करेंगे हम देखें पाए कितना है, 1 1 2 और 9 2 11, ये इसको 9 को आप कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, 9 तो ऑलरेडी हो ही रहा है। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन आसान करने के लिए 9 को हटा सकते हैं, तो 1 1 2 और 6 2 8। अब 8 में हम क्या ऐड करेंगे, ये नंबर जो है हमारा किससे डिवाइड हो जाए, 9 से। ठीक है, तो 8 में 1 ऐड कर देंगे तो ये नंबर हमारा किससे 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो स्टार की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 1। ठीक है दोस्त, अगला नंबर कौन सा मिलेगा, जब इसमें 9 जोड़ेंगे, यानी कि 9 1 10, और एक नंबर एक डिजिट को हम 10 नहीं रख सकते। ठीक है, 9 तक होती है हमारी सिंगल डिजिट। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पे एक ही नंबर ऐसा होगा, एक, जिसको रखने पे जो नंबर हमारा 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि एक कक्षा में एक जांच परीक्षा में 30 परीक्षार्थियों के औसत जो है 69 है। 30 परीक्षार्थियों का जो एवरेज दिया है दोस्त वो 69 दिया है। ठीक है मेरे भाई, इसके बाद कह रहा है बाद में ये पाया गया कि एक विद्यार्थी के प्राप्तांक की गलती से 50 के स्थान पर जो है 80 पर लिया गया था। एक को जो है 50 था, एक विद्यार्थी 50 पाया था और उसको 50 को किससे रिप्लेस कर दिया गया, 80 से। ठीक है, 50 को उन्होंने क्या पढ़ लिया, 80, यानी कितना ज़्यादा पढ़ लिया दोस्त, 30 जो है ज़्यादा पढ़ लिया उन्होंने। 30 का इफेक्ट तो ही तो डालेगा, 30 बढ़ा देगा, वो नंबर 50 था लेकिन उसको 80 उन्होंने समझ लिया, तो इसका मतलब वो 30 बढ़ा के समझ लिया। 30 बढ़ा के समझ लिया, इसका मतलब कि अब क्या कर रहे हैं, इतना बाद में पाया गया है कि इतना जो है 30 बढ़ा के, ये जो 30 विद्यार्थियों का जो औसत 69 पाया गया है। ठीक है, वो क्यों पाया गया ऐसा, क्योंकि एक का जो है एक विद्यार्थी का 50 की जगह 80 पढ़ लिया गया था, यानी कि 30 बढ़ा के पढ़ लिया गया था, यानी कि ये 30 बढ़ा हुआ है, ये नंबर 30 बढ़ा हुआ है, और कितने में से, 30 लोगों में से। ठीक है दोस्त, तो ये 30 बढ़ा हुआ नंबर है, तो इसको ऐड नहीं करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि ये बढ़ने के बाद इतना पहुंचा है, तो ओरिजिनल में क्या था, 30 कम था, और उस 30 को टोटल नंबर्स में जितने छात्रों की संख्या है उसमें सबसे डिवाइड करेंगे, तभी तो वो हमारा एवरेज बनता है। ठीक है मेरे भाई, तो ये 69 माइनस 30/30, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा 1 -1, और 69 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोस्त कितना हो जाता है हमारा 68, यानी कि जो ओरिजिनल एवरेज था हमारा वो कितना था, 68 का। ठीक है दोस्त, तो इस तरीके से क्वेश्चन आप पढ़ेंगे टिक मारेंगे। अगर आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। ठीक है मेरे भाई, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें से 68 ऑप्शन बी जो है इसका राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। कह रहा है यदि x + 3y + 2 = 0, इक्वेशन दी हुई है x + 3y + 2 = 0। तो दोस्त पूछा क्या है, वैल्यू पूछा है हमारे x³ + 27y³ x³ + 27y³ + 8 - 18xy। ठीक है दोस्त, इसकी वैल्यू बताना है हमको। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, ये हमारा क्या है, a + b + c = 0। ठीक है, अगर हम इसको a मान लें, इसको b मान लें और इसको c मान लें। ठीक है दोस्त, तो a + b + c = 0। अगर कहीं पे हमने पढ़ा है कि अगर कहीं पे भी a + b + c = 0 दिया हो, तो क्या होता है हमारा a³ + b³ + c³ = क्या हो जाता है हमारा 3abc। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट सभी लोग जानते होंगे इस फार्मूले के बारे में। ठीक है दोस्त, तो अगर दोस्त देखें यहाँ पे क्यों ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा a³ है, ये b³ है और ये c³ है। ठीक है दोस्त, इसका मतलब कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, इसकी a³ + b³ + c³, ये हमारा x का क्यूब है, ये 3y का क्यूब है, ये c का क्यूब है। ठीक है दोस्त, यानी कि a³ + b³ + c³ की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 3xyz। ठीक है दोस्त, या 3abc। तो इसकी जगह पर हम 3abc लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू a का मान कितना है x, इंटू b का मान कितना है 3y, इंटू c का मान कितना है 2। ठीक है दोस्त, इसको साफ कर देते हैं। अब देखिए ये कितना हो जाएगा हमारा, 2 × 6 और 6 × 18, यानी कि 18xy और माइनस का 18xy। ठीक है दोस्त, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0, यानी कि इस इक्वेशन की वैल्यू कितनी आनी थी, 0। ठीक है दोस्त, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, बस यही छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको लगाना था। या इसका दूसरा तरीका भी है, अगर सपोज ये इक्वेशन दिया हुआ है हमारा, ठीक है, इक्वेशन 1 दिया है, इसमें वेरिएबल कितने हैं, 2। ठीक है मेरे भाई, कुछ क्या बोलते हैं, इक्वेशन 1 दिया है, वेरिएबल 2 हैं, तो इसमें से एक वेरिएबल को हम अपने आप से कुछ भी रख सकते हैं, यानी कि अगर हम y को 0 कर दें,
ठीक है दोस्त। तो y को 0 कर देंगे तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। ठीक है दोस्त, y को 0 पुट करने पे हमारी x की वैल्यू कितनी आ रही -2। अब इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। जो क्वेश्चन हमारा पूछा है, क्या पूछा था, x³ प्लस 27y³ और प्लस 8 माइनस 18xy, इसी का मान पूछा है ना दोस्त। तो देखिए x की वैल्यू हमने कितनी निकाली, y की वैल्यू 0 पुट की तो x कितना हो गया हमारा -2। तो y को 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, यानी बचे कितना x³ प्लस 8, और x³ हमारा x कितना है -2, -2 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा -8, और ये है हमारा प्लस का 8, -8 प्लस 8 ये कितना हो जाएगा दोस्त 0। ये भी एक तरीका है। ठीक है दोस्त, तो कोई भी आप तरीका अपना सकते हैं, बस मायने ये रखता है कि आपको जल्दी सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा जल्दी से आंसर आना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, तो उम्मीद करता हूँ इतने सारे क्वेश्चन में से कुछ तो कॉन्सेप्ट आपको ऐसे होंगे जो आपको पहले से नहीं पता होंगे, कुछ तो नया सीखने को मिला होगा। अगर नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है दोस्त, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है दोस्त, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के। ठीक है, थैंक यू।